Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, एंशंट हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं। तो आज हम पहुंच गए हैं महाजनपद काल के भारत पर ईरानी आक्रमण पर। ठीक है, उस वक्त महाजनपद काल के अंदर जब भारत पर ईरानी आक्रमण हुआ था उस वक्त की कंडीशन को हम कवर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको पीछे वाले वीडियोस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पीछे वाले वीडियोस को देख लें, क्योंकि आगे आने वाले और आज वाले वीडियो को आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने टारगेट रखा है यूपीएससी ऑप्शनल 2020 के लिए 300 प्लस स्कोर का, तो कवर कर लेंगे हम। महाजनपद काल को कवर करने के बाद हम लास्ट ईयर के जितने क्वेश्चन आए हैं, जितना पीरियड हमने कवर किया है उस पीरियड से रिलेटेड और उसके आंसर्स भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, बने रहें आप। भारत पर ईरानी आक्रमण, ये उस वक्त की बात है जब मध्य भारत के अंदर मगध साम्राज्य की विस्तारवाद नीति पूरे राज्यों को मध्य भारत के सभी राज्यों को प्रभावित कर रही थी। जब मगध राज्य अपना विस्तारवाद नीति के कारण मध्य भारत को अपनी चपेट में ले रहा था, उस वक्त क्या आ रहा था कि पश्चिम के क्षेत्र के अंदर, मध्य भारत के अंदर तो मगध की साम्राज्यवाद नीति काम कर रही थी, लेकिन पश्चिम उत्तर यानी भारत के पश्चिम उत्तर वाली साइड के अंदर यानी सिंध वाले क्षेत्र के अंदर घोर राजनीतिक अराजकता और अव्यवस्था फैली हुई थी। उस वक्त क्या था, देखो सेंटर के अंदर तो मगध साम्राज्य का सिस्टम चल रहा था, वहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग शासक थे ही, लेकिन उत्तर पश्चिम वाले साइड के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग शासक था नहीं, तो वहाँ पर राजनीतिक अराजकता और अव्यवस्था बनी हुई थी। जो उत्तर पश्चिम का क्षेत्र था वो छोटे छोटे राज्यों के अंदर बांटा हुआ था। ठीक है, तो बांटने के कारण कौन कौन सी जगह थी, वो मद्र, कंबोज और गांधार का क्षेत्र था उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में। तो कंबोज अपने को पता है अफगानिस्तान वाला, हमने लोकेशन में देखा था, है ना, मैप पर देखा था। और गांधार हमें पता है पाकिस्तान, ठीक है, जिसकी हमारी राजधानी थी तक्षशिला, है ना। तो ये आई होप आपको याद होगा। लेकिन मद्र के बारे में हमें ज़्यादा डिटेल मिलती नहीं है, क्योंकि उस वक्त के, ठीक है, महाजनपद काल के जो साहित्यिक जो सिस्टम था, जो साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं, उन साक्ष्यों के अंदर कंबोज और गांधार संबंधित क्षेत्रों की जानकारी हमें मिलती है। उनके अंदर क्या लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि इन छोटे छोटे राज्यों के अंदर किसी एक सार्वभौमिक शक्ति का केंद्र विकास नहीं हो पाया था। कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम के अंदर, देखो मध्य भारत के अंदर तो जो मगध साम्राज्य के शासक थे वो अपना कंट्रोल बना रहे थे, लेकिन जब बात आती उत्तर पश्चिम के अंदर तो वो तो छोटे छोटे राज्यों के अंदर पूरा एरिया विभक्त था, तो वहाँ पर कोई भी एक सार्वभौम शक्ति सेंटर का विकास नहीं कर पाई थी। वहाँ पर कोई एक ऐसी शक्ति नहीं थी जो पूरे राज्यों को कंट्रोल कर पाती। तो इससे क्या हो गया था, और उनके अंदर वहाँ के अलग अलग राज्यों को एकता स्थापित कर पाती। जैसे मगध ने अलग अलग क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, अपना विजय स्थापित कर ली थी, है ना, तो उसने क्या किया था, मगध ने उन राज्यों के अंदर एकता स्थापित कर दी, राजनीतिक एकता, यानी उन सभी क्षेत्रों के ऊपर अकेले मगध का राज्य साम्राज्य का अधिकार हो गया। तो लेकिन मध्य भारत के अंदर, सॉरी, पश्चिम भारत के अंदर तो ऐसा था नहीं, वहाँ पर तो कोई इतना स्ट्रॉन्ग शासक था नहीं। तो ऐसा एक कंडीशन वहाँ की ऐसी भी थी। देखो अब वहाँ पर कोई राजा है नहीं, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्र है वो सिंधु की घाटी के कारण, सिंधु की उपजाऊ घाटी के कारण क्या था, वो क्षेत्र समृद्ध था। ठीक है, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र था वो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, क्योंकि वहाँ पर सिंधु की उपजाऊ घाटी स्थित थी। राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण और समृद्धि का होना, देखो एक तो वहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता है, वहाँ पर कोई राजा नहीं है, और वहाँ पर संपत्ति भी बहुत ज़्यादा है, समृद्धि भी है। तो ये दोनों एक साथ होने पर कोई भी विदेशी आक्रमणकारी क्या हो जाएगा, प्रलोभित हो जाएगा, है ना। उसको लगेगा कि यहाँ पर देखो कोई कंट्रोल भी नहीं कर रहा है और इतनी अच्छी ये जगह है, समृद्ध जगह है, तो इसको अपने कब्जे में क्यों ना कर लें। तो क्या हो जाएगा, विदेशी आक्रमण क्या हो जाएंगे, उससे प्रलोभित होने लग जाएंगे। तो इसी काल के अंदर, जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, जब राजनीतिक अराजकता बढ़ रही थी, उस वक्त की बात है कि ईरान के अखमनी शासक, तो ठीक है, ये ईरान के जो शासक थे, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। अखमनी शासकों के तहत, जैसे कि अपने मगध के अंदर आए थे जो शासक थे, उनके तहत तीव्र प्रसार हो रहा था। स्टार्टिंग के अंदर हर्यक वंश के बिंबसार से स्टार्ट हुआ था मगध का प्रसार होना। उसी तरीके से ईरान के अंदर जब अखमनी शासकों का काल आया ना, ठीक है, उनका जब शासन आया तो उन्होंने क्या किया, प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने
विस्तारवादी नीति को अपनाया और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपने आसपास के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया ईरान के अखमनी शासकों ने। ठीक है, अखमनी शासकों के साइरस द्वितीय ने, जो साइरस द्वितीय थे अखमनी शासक के राजा थे, ठीक है, तो साइरस द्वितीय ने अपने राज्य का तीव्र विस्तार किया, जिसके तहत ईरानी राज्य की पूर्वी सीमा भारतीय राज्यों को स्पर्श करने लगी। हम सब जानते हैं कि ईरान भारत के पश्चिम में स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ईरान स्थित है। इससे क्या हुआ, यहाँ पर अखमनी शासक का शासन चल रहा है, ठीक है, अखमनी शासन चल रहा है। तो यहाँ पर राजा है साइरस द्वितीय। तो इस साइरस द्वितीय ने अपना विस्तार करना स्टार्ट कर दिया अपने क्षेत्र का। तो ये विस्तार करते करते कहाँ पहुंच गए, भारत के पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंच गए, यानी कि ईरान की पूर्वी सीमा भारत के पश्चिमी क्षेत्रों से लगने लग गई। ठीक है, तो अब क्षेत्रों से लगने लगी और पश्चिमी क्षेत्र है कैसा भारत का, हाँ, राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था से भरा हुआ है। तो अब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पर सीमाएं उसकी लगने लगी। तो जैसा कि अपने पहले पढ़ ही लिया है ना, कि साइरस द्वितीय की विजय के अभियान के विजय प्राप्त करने के लिए, भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए साइरस द्वितीय के लिए यहाँ की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल उपयुक्त थी कि इस वक्त साइरस द्वितीय अगर अटैक करता भारत पर तो वो जीत जाता। अखमनी शासकों के लिए पश्चिम उत्तर भारतीय प्रांतों की विजय का राजनीति के साथ साथ आर्थिक और सामरिक महत्व भी कम नहीं था। तो अगर अखमनी शासक भारत के ऊपर शासन करते, यहाँ पर कंट्रोल करते, तो उनके लिए कोई अकेला ऐसे नहीं कि राजनीतिक उनको बेनिफिट था, उनको आर्थिक और सामरिक भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाता। वस्तुतः इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करके भारत में प्रवेश मार्गों को खोला जा सकता था। तो देखो क्या क्या उनको बेनिफिट मिल रहे थे, बेनिफिट थे कि इस क्षेत्र पर अगर वो कंट्रोल करते तो भारत में प्रवेश के मार्ग को खोल सकते थे। ठीक है, कहाँ तक, गांधार के क्षेत्र को अगर वो जीत लेते तो वो आसानी से भारत के अंदर आ सकते थे, है ना, भारत के बाकी क्षेत्रों पर भी आक्रमण करके जीत सकते थे। पहली बात तो ये है। लेकिन फिर आर्थिक बात आती है कि आर्थिक परिप्रेक्ष्य क्या था कि भारत का व्यापारिक मार्ग उत्तर पथ इसी इलाके से होकर मध्य एशिया में जाया करता था। तो मध्य एशिया में जाने के लिए गांधार से होकर जाना पड़ता था, गांधार कंबोज से होकर जाना पड़ता था। तो अब अगर यहाँ पर अखमनी शासक स्ट्रोंग कर लेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, वो व्यापारिक मार्गों को कंट्रोल करने लग जाएंगे, है ना। तो ये हो गया उनका आर्थिक, है ना। व्यापारिक कंट्रोल करने से क्या होगा, उनको टैक्स मिलेगा, है ना, भारी मात्रा में टैक्स मिलेगा। और उसके अलावा इस मार्ग पर नियंत्रण का अर्थ क्या था कि माल के व्यापार में समृद्ध स्रोतों से लाभान्वित होना। ये मैंने बता दिया कि उनसे जो व्यापार आएगा उससे अपने क्या करेंगे, वो लोग टैक्स से अपनी समृद्धि को विकसित करने में लग जाएंगे। अतः अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति और आर्थिक हितों की परिपुष्टि के लिए साइरस द्वितीय भारतीय भूभाग की विजय हेतु प्रस्तुत हुआ। तो इन सब को देखते हुए साइरस द्वितीय ने, जो अखमनी शासक था, ठीक है, अखमनी शासक था साइरस द्वितीय ईरान का, जिसने ये सब देखते हुए कि मुझे इतना बेनिफिट मिलेगा भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों पर जीत पाने के बाद में, तो मैं क्यों ना इन सबको, मेरी एक तो इच्छा है साइरस की, साइरस द्वितीय ने कहा कि मेरी एक तो इच्छा है कि मेरा साम्राज्य बढ़ता रहे, अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी और दूसरा आर्थिक हितों की भी पूर्ति हो जाएगी। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण करने की सोच ली। ठीक है, आई होप इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। मध्य के अंदर तो कौन था, मगध अपना सिस्टम चला रहा था, सभी पर कंट्रोल कर रहा था, सभी पर कब्जा कर रहा था, और दूसरी तरफ उत्तर पश्चिम में कोई कंट्रोल करने वाला था नहीं। तो ईरानी जो शासक थे अखमनी, वहां के साइरस द्वितीय ने अपना साम्राज्यवादी नीति के तहत भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। ठीक है, भारतीय भूभाग पर प्रारंभिक ईरानी आक्रमण का साक्ष्य हमें यूनानी और रोमन इतिहासकारों से मिलता है। देखो, हमें भारतीय इतिहासकारों के द्वारा कोई लिखा नहीं गया है, इसी के लिए कह रहे हैं कि भारत के भूभाग पर जो ईरानी आक्रमण हुआ है उसका साक्ष्य क्या है, उसका साक्ष्य हमें यूनानी और रोमन इतिहासकारों के द्वारा लिखे गए विवरण से पता चलता है। तो वो इतिहासकार कौन से हैं, हेरोडोट्स, स्ट्रेबो, एरियन के विवरण से पता चलता है। ठीक है, तो हमें उन पर निर्भर रहना पड़ता है। इन विवरणों का समान अध्ययन पर ज्ञात होता है कि साइरस ने, जब हम इन विवरणों को पढ़ते हैं हेरोडोट्स, स्ट्रेबो और एरियन के द्वारा लिखे गए, तब हमें पता चलता है कि साइरस ने भारत पर विजय के लिए सुदृढ़ योजना बनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले वो मकरान के रास्ते अपना
उसने मकरान के रास्ते अपना पहला आक्रमण किया था, लेकिन वो हार गया था वहां पे, ठीक है। बल्कि उसने उसने इस असफलता से, वो जब मकरान से आक्रमण किया उसने भारत पर, तो वो हार गया। तो वो ऐसा नहीं कि निराश हो गया हार के, उसने और ज्यादा शक्ति एकत्रित कर ली, इकट्ठी कर ली। काबुल नदी से दूसरा आक्रमण किया उसने, काबुल नदी घाटी से, ठीक है, अफगानिस्तान वाली काबुल घाटी से उसने दूसरा आक्रमण किया। उस आक्रमण के दौरान प्राप्त सफलता के संबंध में इतिहासकारों में मतभेद दिखता है। क्या मतभेद दिखता है कि यहाँ पर जब दूसरा आक्रमण किया, क्या वो काबुल घाटी से ही किया था? तो ये आपसी मतभेद है इतिहासकारों में। लेकिन फिर भी हमें मतभेद से कोई वो नहीं है, फिर भी हमें इतना जरूर पता है कि साइरस सिंधु नदी के पश्चिम स्थित भूभाग पर विजय प्राप्त करने में सफल रहा। यानी कि सिंधु नदी आपको पता है ना, पाकिस्तान में है ना, यहां से निकलती है। तो सिंधु नदी के पश्चिम तक विजय प्राप्त करने में सफल रहा था, चाहे उसने काबुल से आक्रमण किया, चाहे कहीं और से, ठीक है। सभी यूनानी लेखक इस तथ्य से सहमत होते हैं कि ईरानी साम्राज्य की सीमा इस काल में सिंधु नदी तक विस्तृत हो गई थी। तो समझ गए ना आप? तो अब ईरानी साम्राज्य की सीमा कहाँ तक हो गई थी? सिंधु नदी तक आ चुकी थी। क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। ईरानी शासकों द्वारा भारत की तरफ से विस्तारवादी नीति को सर्वाधिक तर्कसंगत दिशा डेरियस प्रथम के काल में मिली। कह रहे कि देखो, ईरानी शासकों ने स्टार्ट कर दिया था, सेरियस द्वितीय ने स्टार्ट कर दिया था भारत की तरफ प्रसारित होना, ठीक है। लेकिन विस्तारवाद नीति को, भारत की तरफ विस्तारवाद नीति को किसने बढ़ाया? डेरियस प्रथम ने बढ़ाया था, ठीक है। भारत की तरफ विस्तारवाद नीति को बढ़ाया डेरियस प्रथम ने। ये भी अखमनी का शासक ही था। डेरियस प्रथम की विधि अभियानों की जानकारी हमें, जो उसके विजय अभियानों की जानकारी हमें स्रोतों से मिलती है, यूनानी लेखकों के, जो कि अपने अभिलेख है बेहिस्तून, पर्सिपोलिस, नक्श ए रुस्तम, ठीक है। इन अभिलेखों से पता चलता है कि डेरियस प्रथम ने जितने विजय अभियान किए उनकी जानकारी हमें यूनानी लेखकों के विवरण से मिलती है, ठीक है। बेहिस्तून, पार्सिपोलिस, नक्श ए रुस्तम अभिलेख के सहयोग से मिलती है। इन अभिलेखों से पता चलता है कि सप्त सिंधु, गांधार और सिंधु नदी का क्षेत्र उसके द्वारा जीत लिया गया था, ठीक है। सप्त सिंधु, गांधार और सिंधु नदी का क्षेत्र जीत लिया था। अभी तक तो हमने पढ़ लिया था कि वो सिंधु नदी के पश्चिम तक था, अब थोड़ा आगे आने लग गया था, ठीक है। इतिहासकार हेरोडोट्स भी डेरियस प्रथम की विजय अभियान की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि भारत ईरानी साम्राज्य का सर्वाधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र था, कि जो भारत था वो ईरानी साम्राज्य ने जिस पर जीत की, ईरानी साम्राज्य द्वारा जीता गया भारत घनी आबादी वाला क्षेत्र था, तथा इस साम्राज्य को 360 टैलेंट सोना मिलता था। कितना सोना मिलता था? साम्राज्य को 360 टैलेंट सोना मिलता था, ठीक है। सिंध क्षेत्र पर डेरियस के आधिपत्य की पुष्टि इस तथ्य से भी तय होती है कि उसने अपनी नौसेना के अध्यक्ष स्काई लेक्स के नेतृत्व में जहाजी बेड़े को सिंधु नदी के मुहाने तक पता लगाने के लिए भेजा था। तो देखो, इससे पता चलता है कि ईरानी जो शासक था डेरियस प्रथम, उसने सिंधु नदी तक अपनी विजय स्थापित कर रखी थी। किससे पता चलता है? कि उसका एक तथ्य है, उसने अपने नौसेना स्काई लेक्स को, जहाजी बेड़े को सिंधु नदी के मुहाने तक पता लगाने के लिए भेजा था। इस तरीके से हमें क्या पता चलता है कि डेरियस के साम्राज्य में सिंधु का प्रदेश भी शामिल था, ठीक है। सिंधु का प्रदेश शामिल था, पहले सिंधु के पश्चिम तक था, है ना, साइरस द्वितीय के समय। अब डेरियस प्रथम के समय सिंधु का क्षेत्र भी शामिल हो गया था ईरानी साम्राज्य के विस्तारवादी नीति में, जिसका पूर्व और अंतिम विस्तार कहाँ तक चल रहा था? पूर्व और अंतिम विस्तार था राजपुताना की रेगिस्तान क्षेत्र तक था। तो समझ सकते हैं राजपुताना का रेगिस्तान हमारे राजस्थान की बात हो रही है। निसंदेह डेरियस के इस विजय अभियान ने पश्चिमोत्तर भारत को राजनीतिक एकता प्रदान कर दी। इसके पश्चात क्या हो गया? भारत का संपर्क पाश्चात्य जगत से जुड़ गया। तो इससे एक बेनिफिट हमें ये मिल गया कि भारत को, पश्चिमी उत्तर भारत को एक राजनीतिक एकता मिल गई, जो पहले मिल नहीं रही थी, है ना, मगध साम्राज्य के वक्त, उस वक्त नहीं मिल रही थी। लेकिन अब इसका फायदा एक ये भी हो गया कि भारत का संपर्क हो गया, कनेक्शन हो गया पाश्चात्य जगत से, यानी पश्चिमी जगत से, ठीक है। आई होप इतना पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। मगध साम्राज्य से हमने स्टार्ट किया था, उत्तर पूर्व को हमने, उत्तर पश्चिम को हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर स्थितियाँ थी,
आक्रमण करने की क्या क्या कारण थे ईरानी शासकों के। और साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया था सिंधु पश्चिम तक, और उसके बाद में डेरियस प्रथम आया जिसने उस विस्तारवाद नीति को आगे बढ़ाया और राजपूताना के रेगिस्तान तक अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, इससे क्या हो गया, उत्तर पश्चिम के भारत के उत्तर पश्चिम इलाके को राजनीतिक एकता मिल गई और पश्चिम में संबंध स्थापित करने में, ठीक है, आसानी हो गई। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब देखो, डेरियस प्रथम के उत्तराधिकारी थे क्षयहार्ष। अब देखो, डेरियस प्रथम की बात खत्म होगी, हमने साइरस द्वितीय देखे और अब डेरियस प्रथम हमने कवर कर लिया। तो इन्होंने तो सिंधु के पश्चिम तक अपना कवर किया था और इन्होंने सिंधु के क्षेत्र तक कवर कर लिया। अब बात आती है क्षयहार्ष की। भारत में ईरानी साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में कायम रखा, बनाए रखा इसने अपनी सेना में बड़ी संख्या में भारतीयों को नियुक्त किया। क्षयहार्ष ने अपनी सेना के अंदर बड़ी मात्रा में भारतीय लोगों को, ठीक है, नियुक्त कर लिया और इसी सेना की मदद से उसने यूनानी आक्रमणों को भी प्रयुक्त कर दिया था। ठीक है, क्षयहार्ष का काल उसकी धर्मांता नीति के लिए भी कुख्यात माना जाता है, क्योंकि उसने भारत में अनेक मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था और लोगों को भारतीय देवताओं के बदले प्रकृति की पूजा करने का आदेश दिया था। किसने? क्षयहार्ष ने, जो कि अखमनी शासक का एक राजा था क्षयहार्ष। ठीक है, किसका उत्तराधिकारी था? डेरियस प्रथम का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यद्यपि ईरानी शासन 4वीं सदी ईसा पूर्व तक डेरियस तृतीय तक चला रहा। ठीक है, डेरियस प्रथम से डेरियस तृतीय तक चलता रहा। इसी शासक को पराजित करके विश्व विजेता सिकंदर ने ईरानी साम्राज्य को खत्म कर दिया था। तो भारत से ईरानी साम्राज्य को किसने खत्म किया? सिकंदर ने। किसे हराकर? डेरियस तृतीय को। क्लियर है? डेरियस प्रथम ने तो सिंधु तक अपना विस्तार स्थापित कर रखा था। क्लियर है? अब देखो, अगर हम देखते हैं कि इससे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ भारत का, तो इस प्रभाव को अगर अपने देखते हैं तो इसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता, कोई राजनीतिक परिणाम नहीं निकलता है, क्योंकि ईरानी आक्रमणकारियों का आधिपत्य केवल पश्चिमोत्तर भूभाग पे रह गया था, लेकिन वो पूर्व की तरह या मध्य की तरफ आ नहीं पाए थे। तो ये विजय कैसी थी? अल्पकालिक थी, थोड़े टाइम के लिए थी। अतः यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से लगभग अप्रभावित रहा था। यहाँ इतना अवश्य जरूर हुआ कि इस आक्रमण ने भारत की सेनाओं, सीमा देशों के खोखले रक्षा प्रणाली को उजागर कर दिया था। देखो, कहने का मतलब ये है कि ये जो आक्रमण हुआ था, ईरानी आक्रमण हुआ था, इस आक्रमण ने भारत की सीमा देशों के खोखले प्रतिरक्षा प्रणाली को उजागर कर दिया था। हमारा जो देश है, देश की जो सीमा प्रतिरक्षा है वो खोखली है, यानी कि हमारी जो बॉर्डर लाइन थी उस लाइन के ऊपर कोई भी, जैसे आज की तरह स्ट्रॉन्ग सेना मिलिट्री है और वहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग अपना सिस्टम चल रहा है, उस वक्त था नहीं। इस खोखले प्रतिरक्षा प्रणाली को उजागर कर दिया था। अल्पकाल की ईरानी प्रशासनिक व्यवस्था ने कुछ हद तक भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। तो देखो, उस वक्त जो ईरानी आक्रमणकारियों ने यहाँ पर आकर अपना सिस्टम बना लिया था और प्रशासनिक व्यवस्था जब स्थापित की, तो उस प्रशासनिक व्यवस्था ने, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया, जिससे क्या हुआ, हम कहाँ देख सकते हैं, ये देख सकते हैं हम मौर्य प्रशासन के अंदर। मौर्य प्रशासन के अंदर हम प्रभाव देख सकते हैं ईरानी प्रशासन का। ठीक है, क्लियर है? मौर्यों के अधीन 3 अंगरक्षकों की सुरक्षा में नियुक्त करना, स्त्रियों को, मौर्यों के अधीन स्त्रियों को अंगरक्षक के रूप में सुरक्षा में नियुक्त करना, यानी स्त्रियों को अब बॉडीगार्ड के रूप में रखा जाने लग गया था। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है ईरानी साम्राज्य से। ठीक है, ईरानी साम्राज्य की नीति से हमें देखने को मिलता है। क्लियर है? ये कहाँ से आया है? और उसके अलावा अशोक की राजा अध्यायों की प्रस्तावना भी ईरानी प्रभाव को इस पर भी क्या पता चलता है कि ईरान का प्रभाव था। जो अशोक की राजा अध्यायों की प्रस्तावना थी, देखो, अशोक ने जो राजा के आदेश थे उनको एक प्रस्तावना में लिखवा दिया था, और वो प्रस्तावना हमें कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है ईरानी शासनकाल के अंदर। ठीक है, तो इसके क्या फायदे हुए? फायदे ये हुए, एक तो नुकसान ये हुआ कि भारत की जो प्रतिरक्षा थी वो खोखली प्रणाली वहाँ पर स्थित है, इस बात को उजागर कर दिया था ईरानी आक्रमण ने। फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि भारत
के अंदर प्रशासनिक सुधार हो गया, जो हम मौर्य काल के अंदर से देख सकते हैं। कैसे स्त्रियों को अंगरक्षक के रूप में सुरक्षा में ये भर्ती करने लग गए थे, ठीक है। उसके अलावा जो साम्राज्यों को अलग अलग क्षत्रपियों में बांटने लग गए थे, ये मतलब कि कंट्रोल देने के लिए कि बहुत बड़ा साम्राज्य है, इतना साम्राज्य अकेले एक राजा से हैंडल नहीं होगा, तो क्या करते थे, ये अधिकारियों को नियुक्त कर देते थे, बोलते थे कि आप यहाँ से टैक्स वसूल करो और सिस्टम आप यहाँ पर देखो। ये कहाँ से देखा है हमने, ईरानी प्रभाव के कारण देखा है। उसके अलावा अशोक की जो राजा अध्यायों की जो प्रस्तावना थी वो भी ईरान से प्रभावित थी, ठीक है। अब ईरान संपर्क के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय ईरानी अरेमाइक लिपि के संयोग से खरोष्टी नामक लिपि का उद्भव हो गया। देखो यहाँ पर जब ईरानी साम्राज्य का प्रभुत्व स्थापित था तो ईरानी अरेमाइक लिपि का यूज हुआ करता था। तो ईरानी अरेमाइक लिपि और भारत की लिपि जब मिक्स होगी तो बन गई खरोष्टी लिपि। इस नई लिपि ने जन्म लिया भारत के अंदर, ठीक है। मौर्य शासक अशोक ने भी क्षेत्रीय आवश्यकता को महसूस करते हुए मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी के वृहद शिलालेखों पर खरोष्टी लिपि अंकित की है। तो यहाँ पर क्या करने लगे थे लोग खरोष्टी लिपि का यूज करने लग गए थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अशोक ने भी अपने शिलालेखों पर, तो ये 2 शिलालेख है, मनसेहरा और शाहबाजगढ़ी, इन शिलालेखों पर खरोष्टी लिपि अंकित किया है। तो आप समझ रहे हैं खरोष्टी लिपि कैसे आई, ईरानी आक्रमण की वजह से, ईरानी साम्राज्य स्थापित होने की वजह से। मौर्य शासकों द्वारा अपने आदेशों को विशाल कम कर अंकित करवाने की प्रथा पर ईरानी प्रभाव हम स्वीकार करते हैं, ठीक है। उत्तर पश्चिमी भारतीय क्षेत्र ईरानी साम्राज्य के नियंत्रण में आ गया था। इसके परिणाम स्वरूप एक वृहद व्यापारिक नेटवर्क जुड़ गया, ठीक है। उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र था वो ईरान साम्राज्य के अधीन में आ गया था। उस वक्त क्या हुआ, व्यापारिक नेटवर्क जुड़ गया कि भारत किससे जुड़ गया, ईरान से जुड़ गया। पहले इतना आगे तक विस्तार था नहीं। अतः इस काल में उत्तर पश्चिम में नगरीय अर्थव्यवस्था और मुद्रा अर्थव्यवस्था को क्या मिला, प्रोत्साहन मिल गया। ईरान तथा भारत के बीच में संपर्क परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। तो देखो जब भारत और ईरान के बीच में संपर्क हुआ तो इससे क्या हुआ, और अन्य भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। डेरियस प्रथम के काल में स्काइलेस द्वारा सिंधु नदी के मुहाने की खोज की जाने और नदी मार्ग का रास्ता इससे खुल जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जब डेरियस प्रथम ने अपने जो जहाजी बेड़े के जो हेड थे स्काइलेक्स, उनको सिंधु नदी के मुहाने पर भेजा था जांच करने के लिए, तो उस वक्त एक नदी मार्ग खुल गया था और वो नदी मार्ग आगे चलकर व्यापार के रूप में यूज होने लग गया था, ठीक है। तो ये बेनिफिट थे और ये कमियां थी। इस प्रकार ईरानी आक्रमण का भले ही व्यापक राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा हो, लेकिन सांस्कृतिक यानी खरोष्टी लिपि और आर्थिक प्रभाव यानी कि बहुत सारी खोजें हो गई और क्या हुआ, हाँ, व्यापारिक मार्ग निकलने लग गए थे। किस वजह से, ईरानी और भारत के संबंधित राजनीतिक संबंधों के कारण, ठीक है। आई होप ये पूरा आपको ईरानी आक्रमण समझ आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेने के लिए आप नीचे पिन कमेंट के अंदर दिए टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं और पीडीएफ का पासवर्ड है 1110, ठीक है। पीडीएफ का पासवर्ड है 1110। तो मिलते हैं एक भारत पर हुए अगले आक्रमण, यूनानी आक्रमण को देखते हैं फिर, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।